सरकार जो सुविधाएं कर्मचारियों को देती है, ईमानदारी से कर्मचारी तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर इस हिंदुस्तान का अधिकांश कर्मचारी और शिक्षक एक मत है। आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ अपना वोट बैंक को देखती हैं। मैं समझता हूं कोई धरना लखनऊ में ऐसा नहीं होता है कि जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर्मचारियों पर न किया जाए। पुरानी पेंशन अच्छी नहीं है, नई पेंशन स्कीम अच्छी है, तो आप सांसदों और विधायकों को पुरानी पेंशन दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज और आज हमारे पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं संदीप बडोला। ये शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि कर्मचारियों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, लखनऊ, दिल्ली और देश में कहीं भी अगर कर्मचारियों पर कोई बात होती है तो हम इन्हें सबसे आगे देखते हैं। और आज हम इनसे इन्हीं सब मुद्दों के साथ और इनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर बात करेंगे। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है थर्ड आई न्यूज पर। आपके बारे में बता दें, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के। इसके साथ साथ चेयरमैन हैं संघर्ष समिति राज्य कर्मचारी उत्तर प्रदेश संयुक्त परिषद और राष्ट्रीय महासचिव FIPO यानी कि जो फार्मासिस्ट एसोसिएशन की पूरे राष्ट्रीय स्तर की संस्था है उसका भी कामकाज देखते हैं। और लगातार कर्मचारी संगठन के जो भी मांग है, जो भी उनके इश्यूज हैं, उनको लेकर तो सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा जो सोशल इश्यूज होते हैं और कई तरीके के, उनमें भी इनकी सक्रियता देखने को मिलती है। संदीप जी, पहले आज आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को जो आप दिखते हैं वही पता है। आज हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएं कि संदीप बडोला जी क्या हैं, कैसे मतलब यहाँ तक कैसे पहुंचे, उस सफर के बारे में, पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और फिर सर्विस में कैसे आए, फिर कर्मचारी आंदोलन में आज एक साधारण कर्मचारी से लीडर तक कैसे पहुंच गए। नहीं, बेसिकली मेरा जन्म मुरादाबाद में ही हुआ है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी मुरादाबाद के स्कूलों में रही है। पारकर इंटर कॉलेज में भी मेरी शिक्षा मैंने ग्रहण की है और उसके बाद मैं 10th to 12th मैं डिस्ट्रिक्ट चमोली उत्तराखंड में मैंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने यहाँ मुरादाबाद में हिंदू महाविद्यालय से किया और उसके बाद फिर डिप्लोमा करने मैं उत्तराखंड गया। और उसके बाद प्रारंभिक मेरी 3 साल की सेवा, 2.5 साल की सेवा चाइना बॉर्डर पर रही और एक मतलब कहना चाहिए कि बहुत यादगार वो मेरी सेवा रही है। बर्फीले स्थानों पर जहाँ पेड़ पौधे भी नहीं हुआ करते थे, 7 दिन का पैदल रास्ता तय करके और बहुत खड़ी चढ़ाई, तो 7 दिन का पैदल रास्ता तय करने के बाद में अपनी पहली नियुक्ति स्थान पर पहुंचा था। उस जगह का नाम ही काला पानी था। तो हिंदुस्तान का, और ये चाहे हिंदुस्तान के अंतिम गांव नीति है, अंतिम गांव माणा है, यहाँ मेरी विंटर पोस्टिंग और समर पोस्टिंग रही है। और उसके बाद सन 1991 में 1991 में मैं फिर केंद्रीय पुलिस चिकित्सालय से जिला चिकित्सालय स्थानांतरित होकर आया और तब से यहाँ मुरादाबाद में सेवा कर रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग में जनता की सेवा कर रहा हूँ और धीरे धीरे काम करने के साथ साथ जो कर्मचारी की समस्याओं को देखते थे, कर्मचारी की तमाम जो दिक्कतें होती थी उसको लेकर धीरे धीरे कर्मचारी संगठन की राजनीति में आया और तमाम सामाजिक संगठन जो मुरादाबाद में है इनमें काम किया। और धीरे धीरे चलते चलते एक लंबे अंतराल के बाद हम प्रदेश की राजनीति में और प्रदेश से राष्ट्र की राजनीति में आए। एकमात्र उद्देश्य यही रहा कि बेसिकली जो तमाम विभागों में मैं देखता हूं और अपने विभाग में देखता हूं कि जो सरकार जो सुविधाएं कर्मचारियों को देती है, ईमानदारी से कर्मचारी तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। बहुत बड़ा कारण है। तमाम जो सरकार देती है और जो कर्मचारी को मिलना चाहिए, मैं कहता हूं कि महीने में 30 दिन जो कर्मचारी काम करता है तो उसको जो मानदेय मिलता है, जो उसको वेतन मिलता है, वो किसी की मर्जी पर नहीं, वो सरकार उसको देती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर कह दीजिए, चाहे विभागीय स्तर पर कह दीजिए, तमाम वो समस्याएं जो कर्मचारी के सामने है वो पैदा की जाती हैं। सरकार के स्तर पर इतनी समस्याएं, मैं कह सकता हूं जो मांग है वो पूरी हो पाती नहीं, जो सरकार दे रही है वो कर्मचारी तक पहुंचे। मेरा इस कर्मचारी राजनीति में आने का मकसद भी यही था। सिस्टम में अभी भी मानदेय काफी सारे सिस्टम में प्रारंभ से लेकर मैं सन 1991 में जब कर्मचारी राजनीति में आया तो मैंने देखा कि कर्मचारियों में भी जो कर्मचारियों का नेतृत्व करते थे वो लोग भी कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति इतने गंभीर नहीं रहते थे। कर्मचारियों को मेरे आने का
शुरुआत भी एक ऐसे रोचक उससे हुई है कि सन 1991 में मैं स्थानांतरित होकर जिला केंद्रीय पुलिस चिकित्सालय में आया। तो यहाँ हमारी एक पूरे प्रदेश पर एक स्ट्राइक हुई थी, हड़ताल हुई थी डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की। और मैं वो केंद्रीय पुलिस चिकित्सालय सब बंद करा के, मैं अंदर युवा जोश था, केंद्रीय पुलिस चिकित्सालय बंद कराकर मैं जिला चिकित्सालय आया। जिला चिकित्सालय में तमाम लीडरान यहाँ पर थे जो नेतृत्व करते थे जनपद का। उन लोगों के पास बैठा, उन लोगों को मैंने अपना जो मेरा डोनेशन था, जो हम चंदा देते हैं संगठन को, वो भी दिया। और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि जाइए, आप हड़ताल है तो सब बंद रहेगा। अब मुझे उन्होंने घर भेज दिया। उसके मैं 2 घंटे बाद जब आया तो दोबारा मैं देखने आ गया। मैंने कहा, मेरी उत्सुकता थी कि मैं देखूं हड़ताल कैसी होती है, हड़ताल में क्या होता है, क्योंकि मेरा पहला वो था, अनुभव था। तो जब मैं आया दोबारा, मैं घर से दोबारा लौट के आ गया 12 साढ़े 12 1 बजे करीब। और जब मैं आके देखा तो पूरा सब कुछ खुला हुआ था, और दिनों की तरह ही सारे काम कर रहे थे। और वो कर्मचारी नेता काम कर रहे थे, कर्मचारी जो नेतृत्व था वो काम कर रहा था। मुझको बहुत गुस्सा आया कि हम सब बंद किए हुए। तो हमने कहा, भाई आपको हमको भी कहना चाहिए था, हमको खोल दे, हम हड़ताल न करें, पूरे प्रदेश में हड़ताल है। तो वो वहां जो उनका रवैया मैंने देखा, तब उस दिन से मेरे अंदर आया कि नहीं, अब एक साफ सुथरी छवि का नेतृत्व होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे हम आगे आए। फिर मैंने यहाँ पहले जिला मंत्री का चुनाव लड़ा, कई बार वर्षों तक मैं जिला मंत्री रहा। फिर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मैंने नेतृत्व संभाला। फिर धीरे धीरे चलते चलते मैं प्रदेश में संयुक्त मंत्री में रहा कई वर्ष। फिर उसके बाद में संगठन मंत्री रहा कई वर्ष। और पिछले 5 टर्म से मैं प्रदेश का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूं, और वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव भी हूं। एक बार संदीप भाई की जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अब सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, अलग अलग स्टेट में केंद्रीय कर्मचारियों, सरकारों का जो रवैया है वो कर्मचारियों को लेकर बहुत मतलब स्पष्ट नहीं रहता। अक्सर टकराव के बाद ही फिर स्थिति सामान्य होती हुई दिखती है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? अगर कर्मचारियों की कोई भी अगर अपनी मांग है, अब इवन दैट छुट्टियों के लिए भी कर्मचारियों को अक्सर हड़ताल या धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता है, आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से सरकारों का रवैया है वो कर्मचारियों के प्रति क्यों इस तरीके से होता जा रहा है? देखिए, अब वास्तव में दौर बदल गया है। और पहले आप याद कीजिए कि जब कर्मचारी आंदोलन करता था तो आंदोलन की शुरुआत काले फीते से हुआ करती थी। हम काला फीता बांधते थे, और काला फीता बांधने का मतलब ये रहता था कि हम सरकार के सामने अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। और उस काले फीते पर ही सरकार वार्ता के लिए आमंत्रित कर लेती थी। हमारी वार्ताएं होती थी, जिन मुद्दों पर अगर 10 मुद्दे हैं उसमें से 6 मुद्दे सॉल्व हो जाते थे, 4 मुद्दे रह जाते थे, उसके लिए फिर प्रयास किए जाते थे। और कभी धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ी तो उसमें ही सबसे पहले वार्ता हो गई। लेकिन आज दौर बदल चुका है। देखिए, आज राजनीतिक सोच और जो कर्मचारी के प्रति राजनीतिक रवैया है वो निश्चित रूप से पूरी तरह से बदल चुका है। आज आप काला फीता बांध लीजिए, आप धरना दे दीजिए। अगर आप धरना देते, मैं समझता हूं कोई धरना लखनऊ में ऐसा नहीं होता है कि जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर्मचारियों पर न किया जाता है, क्योंकि एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को उठाने का, अपनी आवाज को उठाने का इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। लेकिन आज की स्थितियां बदल गई हैं। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ अपना वोट बैंक को देखती हैं। और इसमें कोई शक नहीं मुझे कहने में कि आज कर्मचारी वोट बैंक नहीं रह गया है। इसमें सब कर्मचारियों का भी दोष है कि कर्मचारी बटे, कर्मचारी वोट बैंक में। और हिंदुस्तान का कर्मचारी, इसमें आपकी बात और जोड़ रहा हूं कि यूनियन जो है अब वो कई सारी हो गई कि एक विभाग में 4-4 यूनियन है, तो सरकार ये चाहती है कि जितने लोग बटे रहेंगे उसका फायदा होगा। ये सही बात है कि आप बटेंगे, अभी माननीय योगी जी भी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो वो तो सीधा से एक सिंपल सी बात है, एक साधारण सी बात है कि अगर जो जहां जितना बटेगा उतना मजबूत नहीं रहेगा। और आज ये दुर्भाग्य है कर्मचारी संगठनों का कि कर्मचारी संगठन, चाहे वो शिक्षक कर्मचारी संगठन हो, चाहे कर्मचारी राज्य कर्मचारी संगठन हो, कोई भी कर्मचारी संगठन हो, आज कई कई गुटों में बट गए। और इसका भरपूर लाभ शासन और सरकार उठाती है। और वो कर्मचारी को कमजोर समझती है कि कर्मचारी आज ऐसे आंदोलन की स्थिति में नहीं। सन 1986 के आंदोलन की पुनरावृत्ति कर्मचारी नहीं कर सकते। 1986 का एक ऐसा बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षकों ने किया था जिसमें हमें केंद्र के समान पद से पद की समानता के आधार पर वेतन मिला था। आज उस आंदोलन की हम कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मचारी नेतृत्व अपने स्वार्थों में बटा है। एक और बड़ा इशू है, क्योंकि आप ये कर्मचारियों के संगठन से जुड़े, इस समय पूरे देश में ओल्ड पेंशन को लेकर तमाम जगह आंदोलन है। आप लोग भी पिछली बार आंदोलन दिल्ली में भी घेराव किया था, सरकार का जंतर मंतर पर बहुत बड़ा पिछले वर्ष प्रदर्शन हुआ था। लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार ने अभी तक
इस पर कोई फैसला नहीं दिया, जबकि एनपीएस में सुधार करके यूपीएस ले आई है। और लेकिन कर्मचारी अभी भी, लेकिन कुछ कर्मचारी संगठन उस पर सहमति जता दी है, जिसको लेकर कर्मचारियों में भी दो फाड़ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, इस मुद्दे पर सरकार ने कर्मचारियों को दो फाड़ कराकर जीत हासिल कर ली? ये देखिए, जीत हासिल नहीं, अभी भी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर इस हिंदुस्तान का अधिकांश कर्मचारी और शिक्षक एक मत है। देखिए, मैं समझता हूं कि पेंशन किसी भी कर्मचारी की जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकारी नौकरी में जो एक लालसा लोगों को रहती थी, उसका एक अहम कारण था पेंशन और मृतक आश्रित सेवा नियमावली, कि अगर किसी कर्मचारी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके एक परिवार के सदस्य को नौकरी मिल जाती है और सेवानिवृत्ति के पश्चात उसको इतना मिल जाता है कि प्रति माह की वो अपनी और अपने परिवार की आजीविका गुजारा कर ले। लेकिन और 2005 के बाद जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद की गई, मुझे कहने मतलब ये आश्चर्य लगता है कि सरकार कहती थी पहले कि एनपीएस बहुत अच्छी है। मैं यही मुरादाबाद में एक कार्यक्रम था, सांसद के आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम था, तो मैं उस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहा था। तो वहीं एक अध्यापक जी मुझको मिले हैं जो 2 माह पहले सेवानिवृत्त हुए थे, और जब वो सेवानिवृत्त हुए थे तो उनका वेतन 80,000 रुपए प्रति माह था, और उसके पश्चात उनको जो पेंशन मिल रही थी वो 1700 रुपए मिल रही थी। एक व्यक्ति का खर्चा आज की इस महंगाई के दौर में क्या 1700 रुपए में हो सकता है? 60 साल की उम्र में जब बच्चे साथ छोड़ रहे होते हैं, शरीर बीमारियों से घिरा होता है, और 1700 रुपए हम उसके हाथ पर रखने कहे अपने जीवन यापन करने, निश्चित रूप से ये उन कर्मचारियों के साथ कुठाराघात है। और यहां भी देखिए, कर्मचारी या सरकार दो तरफा, भाई अगर पुरानी पेंशन अच्छी नहीं है, नई पेंशन स्कीम अच्छी है, तो आप सांसदों और विधायकों को पुरानी पेंशन दे रहे हैं। आप सरकार अपने माननीय विधायकों को, सांसदों को पुरानी पेंशन की सुविधा दे रही है, और कर्मचारियों को जो है नई पेंशन। पहले सरकार ने कहा कि एनपीएस, अब एनपीएस के बाद जब दबाव बढ़ा, जब कर्मचारी एकजुट होने पड़ा, तो आश्चर्य का विषय है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में किसी भी राजनीतिक संगठन की ऐसी ऐतिहासिक रैली आज तक के जीवन में नहीं हुई जो पुरानी पेंशन बहाली के लेके पिछले लोकसभा चुनाव से पूर्व इस हिंदुस्तान के कर्मचारी निकल, 15 लाख कर्मचारी वहां पर एकत्रित था। जब सरकार देख रही है कि 15 लाख की सरकार की जिम्मेदारी है कि जो उसकी जनता है, जो लोग हैं, उनके सुखों का ध्यान रखना, उनकी समस्याओं को सुनना, जब 15 लाख कर्मचारी कह रहा है, वहां एकत्रित होकर कह रहा है, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया, एनपीएस की जगह यूपीएस लाई गई। और यूपीएस भी कर्मचारी, यूपीएस में भी जो कर्मचारियों का पैसा है, एनपीएस का पैसा, जो कर्मचारी अपना प्रति माह जो अपना अंशदान दे रहा है, उसी पैसे से आप उनको यूपीएस लेके आ रहे हैं, उनको पेंशन दे रहे हैं, और वो पैसा कर्मचारियों को मिल नहीं रहा। तो एनपीएस में वो पैसा कर्मचारियों को मिल जाता था, यहां वही पैसा कर्मचारियों को। तमाम दिक्कतें हैं। कभी भी आज भी कर्मचारी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, और कर्मचारी को भरोसा है, कि एक दिन इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी कर्मचारियों को, शिक्षकों को, इस हिंदुस्तान के कर्मचारी शिक्षकों को पुरानी पेंशन का तोहफा देंगे। एक और बड़ा इशू है कर्मचारियों से रिलेटेड, लगभग क्या केंद्र के क्या राज्य के सभी विभागों में निजीकरण बड़ी तेजी से, सरकार डायरेक्ट भर्ती नहीं निकाल रही, या तो संविदा पे रख देगी, या थर्ड पार्टी किसी कंपनी को उस चीज का टेंडर दे दिया, उसके थ्रू कर्मचारियों को, और उसमें तमाम तरीके के भ्रष्टाचार, कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें मिलती हैं, आप तक भी आती हैं और आप अधिकारियों के पास भी जाते हैं उनके लिए। क्या सरकार नहीं चाहती कि स्थायी रोजगार की व्यवस्था हो सरकारी विभागों में? देखिए, ये मैं कहता हूं कि इस हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि सरकारें अब निजीकरण की ओर जा रही हैं। आज मैं समझता हूं कि जो मध्यम श्रेणी के लोग थे, मध्यम श्रेणी या निम्न श्रेणी के लोग के मन में ये विचार रहता था कि उनका बच्चा सरकारी नौकरी में जाएगा, जीवन यापन हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सरकार सारी, आपको बता दूं कि चतुर श्रेणी जो एक बहुत बड़ा वर्ग है सरकारी विभागों में, उस चतुर्थ श्रेणी के संवर्ग को मृत घोषित सरकार ने कर दिया। यानी कि 4th क्लास में अब कभी सरकार नियुक्ति नहीं करती है, कोई अपॉइंटमेंट, वो आउटसोर्सिंग और संविदा के आउटसोर्सिंग के थ्रू। अब जब रोजगार नहीं मिलेगा, और जो रोजगार की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये इस हिंदुस्तान के युवा शिक्षित बेरोजगारों का दुर्भाग्य है कि आउटसोर्सिंग और संविदा पर वो समान शैक्षिक योग्यता होते हुए
समान कार्य करते हुए 1/4 वेतन में काम करने के लिए मजबूर है। जहां स्थायी कर्मचारी का वेतन 60,000 रुपए है, वहां आउटसोर्सिंग में कर्मचारियों का वेतन 10 से 15,000 रुपए के बीच में है। 15,000 रुपए में कोई भी डिग्री डिप्लोमा वाला कोई टेक्निकल एम्प्लॉय किस तरह से अपने परिवार का गुजारा कर सकता है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। तो सरकार इस निजीकरण को ले जाकर आउटसोर्सिंग और संविदा को बढ़ावा देकर निश्चित रूप से इस हिंदुस्तान के युवा और शिक्षित बेरोजगार और उनके परिवारों के साथ कुठाराघात कर रही है। ये निजीकरण बिल्कुल बंद होना चाहिए और इसकी जगह परमानेंट नियुक्तियां और जो पद रिक्त है उस पर जो है भर्ती होनी चाहिए। तो ये जो आपसे जो भी मुद्दे थे कर्मचारियों से जुड़े, एक बड़ा सवाल है कि आप सर्विस भी है और कर्मचारियों की राजनीति है, उनके मुद्दे हैं। परिवार के लिए समय कैसे निकालते हैं? कभी झगड़ा नहीं होता घर पे? पापा कहाँ हो या भाभी जी कभी टोकती हैं कि भाई घर पे भी आना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शुरू में काफी परेशानी हुई जब मेरा विवाह हुआ। विवाह के शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी पत्नी एक एजुकेटेड महिला है, अध्यापिका है और MSc MPhil मास्टर ऑफ फिलोसफी जियोलॉजी से है, B.Ed किया हुआ है। तो उन्होंने इन परिस्थितियों को समझा। निश्चित रूप से इन सबके साथ मैं घर पर परिवार पर मैंने बहुत कम समय दिया है। मेरे बच्चों का पालन पोषण पूरी तरह से मेरी पत्नी के द्वारा किया गया है। मेरा उसमें कोई विशेष योगदान नहीं रहा क्योंकि मैं समय नहीं था। अक्सर मेरे साथ इतनी मैं कर्मचारी की समस्याओं को बहुत इमोशनली लेता हूं। मेरे अंदर एक कमी है कि जो समस्या है उसको दिल से उसमें लेना। मुझे याद है कि मेरे बहुत कम ऐसा समय मुझे मिलता हो कि मेरे बच्चों का जन्मदिन है और मैं उस जन्मदिन पर घर नहीं पहुंचा हूं। मैं लखनऊ में किसी संघर्ष में हूं, लखनऊ में किसी समस्याओं पर उलझा हुआ हूं। कोरोना के दौरान मैंने जब लखनऊ में वहां सारे होटल बंद थे, खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, रहने के कोई साधन नहीं थे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक महीने लखनऊ में बेरोजगार लोगों की साथियों की नियुक्ति दिलवाने के लिए एक महीने मैंने प्रवास किया। और किस तरह से मैंने वहां गुजारा किया है ये मैं जानता हूं। लेकिन चूंकि एक आदत रही है कि जहां कोई समस्या है तो उस समस्या पर दिल से काम करके उस समस्या का निराकरण कराना। निश्चित रूप से घर परिवार में समय कम दिया गया, उसके लिए घर के मेरे बच्चों ने और मेरे पत्नी ने विशेष रूप से मुझे सहयोग किया। वो इन सब चीजों को समझते हैं और थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगता है जब वो कहीं जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि संदीप बड़ोला के बच्चे हैं या संदीप बड़ोला की पत्नी है, तो उनको भी तब वो गर्व का महसूस होता है। तमाम सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यमों से जब वो देखते हैं कि हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारी सराहना होती है, तो उनको भी गर्व की अनुभूति होती है। और इसके साथ साथ क्योंकि मैं तमाम सामाजिक संगठनों से भी जुड़ा हूं, तो जब मैं विभागीय कार्यों से फुर्सत पाता हूं या विभागीय जिम्मेदारियों से थोड़ा सा, संगठन की जिम्मेदारी से थोड़ा वक्त मिलता है, तो तमाम मैं जो सामाजिक संस्थाएं हैं, मैं यहाँ एक गढ़वाल सभा है उसका पिछले कई वर्षों से अध्यक्ष हूँ। मैं हमारी एक संस्था जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, सोसाइटी का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो ये सारा उनके माध्यम से हम तमाम सोशल कार्य भी करते रहते हैं। कभी वृद्ध आश्रम में जाकर जो है करते हैं, कभी सामूहिक विवाह में जाकर सब योगदान अपना करते हैं। तमाम सामाजिक कार्य लगातार करते रहने की आदत हो गई है। अब समझिए कि आदत में आ गया है, तो अब इसको तो करते रहना। अच्छा, एक और विषय है भाई साहब, चूंकि आप चिकित्सा पेशा जुड़े, इस समय सोशल मीडिया का दौर बहुत तेजी से मतलब अपने चरम पर है, जिसके हम साइड इफेक्ट्स भी देखते हैं। अभी कई सारी रिपोर्ट्स भी आई कि बच्चों को, महिलाओं को या नॉर्मल कोई भी इंसान कम से कम मोबाइल इस्तेमाल करे। तो इस पर आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि अपने समय को यूटिलाइज मोबाइल पर कितना करना है? आपको काम, आपको पढ़ाई, आपका जो भी समय है वो कैसे, किस तरीके से डाइवर्ट, क्योंकि आप सोशल बहुत एक्टिव रहते हैं तो शायद आपकी बात लोगों को ज्यादा पसंद है। देखिए, आधुनिकता के इस दौर में सोशल मीडिया एक बहुत आवश्यक हो गया है, लेकिन हम सोशल मीडिया का सदुपयोग कम कर रहे हैं और दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। आज की तारीख में मैं देखता हूं कि बच्चों को जो होमवर्क मिलता है या उनके कोर्सेज हैं, वो सब गूगल से और सोशल मीडिया से उनको जो है कहा जाता है कलेक्ट करने की, सब गूगल से कलेक्ट करते हैं। जानकारियां इसमें अच्छी भी हैं, इसका सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी निश्चित रूप से भ्रमित होकर एक, कहना चाहिए कि बहुत विकसित दिखावा करने के लिए गलत रास्ते में भी जा रही है। जब भी तमाम मैं इसमें इस तरह की चीजें सोशल मीडिया में देखता हूं कि वो रील्स के माध्यम से और तमाम एक मतलब जो हमारी संस्कृति है उसका अनुरूप नहीं, जो हिंदुस्तान की संस्कृति है। तो मेरी यही अपील जो है जनता से, विशेषकर युवा लोगों से है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल
एक अच्छे कार्य के लिए करें। जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को समाप्त न होने दें। हिंदुस्तान एक की संस्कृति पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान रखती है, तो हम अपनी उस संस्कृति को पहचानें और जो लाभ की चीजें हैं उनका उसमें अध्ययन करें, उनको उसमें ग्रहण करें। और जो हमको लगता है कि जिन चीजों को देख के हमको नुकसान या हमारी छवि या हमारा मन अस्थिर होता है, उनका उसमें इस्तेमाल ना करें। अच्छा, एक सवाल और है। आप चूंकि कर्मचारियों की यूनियंस को संभाल रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। योगी जी मुख्यमंत्री है, अखिलेश यादव, मायावती, आपने लगभग सभी का शासन देखा, तो इनमें से बेस्ट सीएम कौन? देखिए, कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो कर्मचारियों के लिए वर्तमान सरकार का अभी कोई एक बहुत ऐसा नहीं आया है कि जिससे कर्मचारियों को लगे कि हाँ, वर्तमान सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति बहुत चिंतित है। लेकिन जहां तक हम सुशासन और एक प्रदेश को अच्छे रास्ते पर ले जाने की, प्रदेश को विकसित करने की जो बात है, तो निश्चित रूप से माननीय योगी जी के नेतृत्व में, वर्तमान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश हमारा विकास के रास्ते पर जा रहा है। और तमाम चीजें जो प्रदेश का माहौल है, अराजकता है, गुंडागर्दी है, इन सब पर वास्तव में अंकुश लगा है। आज महिलाएं भी सुरक्षित हैं, लोग भी सुरक्षित हैं। कर्मचारियों के लिए तो मैं साफ कहना चाहूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से अपील भी की है कि सरकार जो आदेश जारी करती है कर्मचारियों के लिए, उन आदेशों का पूर्ण रूप से परिपालन नहीं हो पाता है। आज अधिकारी निरंकुश हैं, वो सरकार के ही निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। मैंने भी पीछे आंदोलन भी किया था, मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि जो सरकार के निर्देश हैं, कम से कम उन निर्देशों का पालन उच्च अधिकारी 100% रूप से करना शुरू कर दें। आप उनमें भी कटौती करते हैं, जो सरकार के शासनादेश है उनके नियम विरुद्ध होकर जाके काम करते हैं। और एक जो वर्तमान में माहौल बन रखा है पूरे प्रदेश में कर्मचारियों के प्रति, आज शासन में बैठे अधिकारी बात नहीं कर रहे। जब बात नहीं होगी तो दिक्कतें पैदा होंगी। हम प्रैक्टिकली जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर काम करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं ये मैं जानता हूं। लखनऊ शासन में बैठे अधिकारियों को उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, उन दिक्कतों को फेस नहीं करना पड़ता, उनको इसकी जानकारी नहीं होती। और ये सब चीजें जब होती है, दूर होती है, जब हम आमने सामने बैठ के वार्ता करते हैं। एक लंबे समय से सरकार बार बार कह रही है कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त संगठनों से माननीय प्रमुख सचिव, माननीय विभागाध्यक्ष और जनपद में अधिकारी समय समय पर वार्ता करें, महीने में एक बार वार्ता करें, 3 महीने में वार्ता करें, उनकी समस्याओं को सुने, उनका निराकरण करें। लेकिन ये आश्चर्य का विषय है, पिछले 5-5 सालों से मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों से शासन में बैठे लोगों ने, विभागाध्यक्ष ने बात नहीं की। हमारी लड़ाई इसी बात को लेकर चल रही है। और मेरे पीछे आंदोलन में गया था सिर्फ इसी बात को लेकर कि आप जब बात नहीं करेंगे तो छोटी छोटी समस्याएं दूर नहीं होंगी, तमाम वित्तीय और गैर वित्तीय समस्याएं, मैं वित्तीय के लिए कह सकता हूं सरकार पर वित्तीय भार है, लेकिन जो गैर वित्तीय समस्याएं जो सिर्फ बात से दूर हो सकती हैं, समस्या है कर्मचारी की, उन समस्याओं का दूर ना होना, इससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता है। आक्रोश सरकार के प्रति बढ़ता है, जबकि गलती शासन में और विभाग में बैठे हुए अधिकारियों की होती है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से इस बीच में अपील भी की थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस तरह से अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि समय समय पर कर्मचारी संगठनों से वार्ताएं होती रहे, उनकी समस्याएं सुनते रहे। कर्मचारियों के बीच में आप हमसे कर्मचारियों को काम करवा रहे हैं, काम न करने पर दंडित कर रहे हैं। कभी हमारी भी तो समस्याएं पूछ ली जाए कि हमारी जीपीएफ की किताब बुक पूरी है नहीं है, हमें वेतन समय से मिल रहा है, हमें एरियर समय से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और तमाम जो चीजें हैं, जो प्रैक्टिकली परेशानियां हैं, उनके बारे में पूछ ली जाए। तो ये सारे निर्देश माननीय मुख्यमंत्री संबंधित अधिकारियों को देने चाहिए, उसका अनुपालन कड़ाई से होना चाहिए। वैसे तो अब एक बड़ा त्योहार देश में आने वाला है, होली, तो कर्मचारियों और लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? देखिए, होली एक बहुत अच्छा त्योहार है, प्रेम, प्यार, सौहार्द, मित्रता का त्योहार है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान के जितनी जनता है, हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इस होली के त्योहार को बहुत प्रेम प्यार से मनाएं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं, और जो अनावश्यक खराब रंग होते हैं, जो गुलाल होते हैं, उनका प्रयोग ना करें। क्योंकि ये मैं अक्सर देखता हूं, चूंकि स्वास्थ्य विभाग में अक्सर हर होली में कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं कि लोगों की स्किन खराब हो जाती हैं, लोगों की आंखों में रंग चला जाता है, किसी की आंख की रोशनी चली जाती है, मतलब तमाम ऐसे केसेस आते हैं। तो कृपया उन सब चीजों से बचें, हुदड़न से बचें। घर में, परिवार में, अपने दोस्तों के साथ मित्रवत प्यार से होली का त्योहार मनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदीप बडोला, जिन्होंने कई विषयों पर खुलकर बात की और कई ऐसे विषय छुए जो हम लोगों को नहीं पता था कि आखिर कर्मचारियों की राजनीति में किस प्रकार आया कि एक छोटी सी घटना ने उन्होंने इस तरीके से बदल दिया कि आज वो पूरी तरीके से एक आंदोलन के रूप में संदीप बडोला एज ए आंदोलन हो गए। फिलहाल आज की शख्सियत में ये थे संदीप बडोला। हमें दीजिए इजाजत, अगले किसी और मुलाकात में एक नई शख्सियत के साथ होगी। धन्यवाद।